हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज यहां पर हम लोग चालू करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस की, या कई लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। भाई लिसिस बोलो लाइसिस बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पढ़ना ऑब्वियस बात है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि भाई हमको बनना है क्रिएटर, और याद रखना केमिस्ट्री इज ऑलवेज फॉर क्रिएटर्स। ठीक है जी, चलो ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे से इलेक्ट्रोलिसिस की कहानी पर आते हैं। तो भाई इलेक्ट्रोलिसिस की कहानी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द किताबें और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन बात यहां पर बोली गई है कि प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रोलाइट इज अ डिकंपोज इनटू कंस्टिट्यूएंट्स, एक ऐसी प्रोसेस जहां पर इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिकंपोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं। किसमें भैया? अपने कंस्टिट्यूएंट्स में, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। जब कभी भी करंट को फ्लो करवाया जाता है तो करंट को फ्लो करवाने की वजह से यहां पर ये जब ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन और फ्यूज्ड मोल्टन स्टेट। कभी भी सॉलिड स्टेट में नहीं हो रहे हैं ब्रेक डाउन, ध्यान रखना। यह बात मैंने पहले भी आपको बताई थी कि जब कभी भी ब्रेक डाउन की कहानी आती है तो याद रखना जो NaCl है हमेशा सॉलिड स्टेट में होता है, और जब इसको आप ब्रेक डाउन करके कन्वर्ट कर देते हो Na पॉजिटिव साथ ही साथ Cl नेगेटिव में, तभी जाकर ये क्या होता है? एक्वस स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो हमेशा ये अपने एक्वस स्टेट पर ही आयनिक कंपोजिशन को या आयनिक स्टेट को ही बता पाता है। ठीक है जी, चलिए इसी बात पे एक एग्जांपल यहां पर आपके सामने दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रोलाइसिस का एक ऐसा एग्जांपल है जहां पर दो टर्मिनल बने हुए हैं, एक बना हुआ है कैथोड, एक बना हुआ है आपके पास में एनोड। एनोड जहां पर पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल है, वहीं पर कैथोड कैसा है? हमारे पास में नेगेटिव टर्मिनल है। अब इस दोनों कैथोड और एनोड में आपको एक घटना दिखाई दे रही है, यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है ऑफ वाटर। तो लिख देता हूं यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर परफॉर्म हो रहा है। और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर परफॉर्म होने की कंडीशन पे आपको यह दिखाई दे रहा है कि कैथोड से हाइड्रोजन गैस बाहर जा रही है, वहीं एनोड से ऑक्सीजन गैस बाहर जा रही है। अगर बात करता हूं कि भैया ये जो गैस है बाहर किस प्रकार निकलेगी, तो भाई बहुत सिंपल सी कहानी होती है। अच्छा देखो, इस कहानी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोलते हैं कि सर यहां पर अगर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो सर वाटर में क्या होगा? आपके पास ऑब्वियस बात है H2O का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है तो वो बनाता है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, है ना? ये सिंपल सी सिचुएशन है। अब जरा इसमें थोड़ा सा मेरी बातों पे फोकस करना, इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। जब कभी भी ये इस तरह की घटना होती है इलेक्ट्रोलिसिस की, तो ये घटना होती है किसके अंदर? सर ये घटना होती है जिस डिवाइस के अंदर, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सेल के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो देखो यार, थोड़ा सा और कंस्ट्रक्ट कर दूं मैं, चलो इसमें बता दूंगा मैं, आ जाएगा वहीं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कैथोड की। तो भाई ध्यान रखना, जब कभी भी आप कैथोड की बात करते हो तो कैथोड वो जगह होती है जहां पर परफॉर्म होता है रिडक्शन। ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, कैथोड वो जगह होती है जहां पर रिडक्शन परफॉर्म होता है। और यहां पर जो कैथोड है वो कैसा है? सर ये नेगेटिव टर्मिनल वाला है। अगर कैथोड आपके पास में नेगेटिव है तो इसके पास ऑब्वियस बात है कौन जाएगा? पॉजिटिव जाएगा। तो इस घटना पे क्या हो जाएगा भाई साहब? सर बहुत इजी सा काम होगा, जब ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव कैथोड की तरफ जाएंगे तो इन्हें मिलेंगे दो इलेक्ट्रॉन। जैसे इन्हें दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे हाइड्रोजन गैस में, और यहां से ये जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। केस नंबर 1। नाउ केस नंबर 2 पे बात कर लेते हैं हम लोग एनोड पे। ठीक है, जब कभी भी आप बात करते हो एनोड पे तो याद रखना एनोड पे हमेशा क्या परफॉर्म होता है? सर एनोड पे परफॉर्म होता है ऑक्सीडेशन। और यहां पर एनोड कैसा है? सर एनोड है यहां पे पॉजिटिव। ऑक्सीडेशन जब परफॉर्म होता है तो भैया क्या घटना हुई? ऑब्वियस बात है भैया, पॉजिटिव के पास नेगेटिव जाएगा, तो यहां पर क्या जाता है? सर यहां पर जाएंगे
2 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव। वैसे देखो नेगेटिव का साइन लोग इधर बना देते हैं, पर मैं इस वजह से इधर बनाता हूं क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो ऑक्सीजन के ऊपर रहता है, हाइड्रोजन के ऊपर नहीं। तो ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव को क्या करा है हमने यहां पर एनोड पर भेजा। ऑक्सीडेशन परफॉर्म होता है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वहीं रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो भैया क्या हुआ, 2OH नेगेटिव को जब कभी भी मैंने यहां एनोड पर भेजा तो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुई, जहां से आपको क्या मिल रहा है, 1 मोल ऑफ पानी मिल रहा है और हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है। साथ ही साथ में यहां पर जो ये ऑक्सीजन था अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देगा, लूज कर देगा। एक OH पर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 2 OH के पास कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये क्या कर देता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज कर देता है। और इस रिएक्शन में मुझे दिखाई दे रहा है कि O2 जो बन रहा है ये क्या है भाई साहब, ये आपके पास में गैस है। तो इस तरह से ये वाला O2 कहां जाता है भाई, इधर जाता है और इसको उड़ा के ले जाता है। तो बस ऐसी कुछ सिचुएशन होती है। यहां से अगर मैं बात करता हूं तो इस इक्वेशन को अगर तुम लोग फाइनलाइज भी कर दोगे ना, या ओवरऑल रिएक्शन भी बनाओगे, तो सब कुछ काट पीट के आपके पास में क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव, इसको लिख दूं एक्वस, प्लस ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव एक्वस, जिससे कि आपके पास अगर बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट क्या क्या मिल रहा है सर, प्रोडक्ट में मुझे मिल रहा है एक हाइड्रोजन गैस प्लस हाफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस प्लस साथ ही साथ में 1 मोल ऑफ H2O इन लिक्विड फॉर्म। तो इस तरह से क्या होता है, आपके पास में इलेक्ट्रोलिसिस की घटना होती है। ध्यान रखना इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में जब कभी भी कैथोड और एनोड की बात आएगी तो जो आपके पास कैथोड होगा वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, और जब एनोड की बात आती है तो वो क्या होता है, आपके पास में पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो ऐसी कुछ घटनाएं चलती हैं जिसमें आपके पास में इलेक्ट्रोलाइसिस परफॉर्म हो रहा है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया, पल्ले पड़ गया। तो इसी बात पे चलो जी इसको उड़ाते हैं, जरा गाड़ी को बढ़ाते हैं आगे। अब देखो, अच्छा एक बात तो तुमको बताना ही भूल गया, तुम लोग ये बोलोगे कि सर पानी की जब कभी भी बात की गई है तो जो पानी आपने डाला वो H पॉजिटिव OH नेगेटिव में ब्रेकडाउन हो गया, चलो माना, ठीक है, क्या बोलोगे, चलो माना। पर बात असल में ये होती है, रियलिटी में ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर आपके पास में प्योर H2O है ना तो वो ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है। तभी हम लोग को बोला जाता है कि जो डिस्टिल वाटर होता है वो क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वहीं अगर मैं बात करता हूं, यहां बता तो दिया मैंने H2O, पर ध्यान रखना प्योर H2O नहीं लेते हैं, इसके अंदर कुछ मिनरल्स या कुछ सॉल्ट मिलाए जाते हैं, जिसका एक सिंपल सा एग्जांपल होता है NaCl, ठीक है। और अगर तुम लोगों को देखना है कि इसका एक्सपेरिमेंट किस तरह से परफॉर्म होता है तो आई बटन पे मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सेम यही केमिकल रिएक्शन में आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा कि भाई इसमें किस तरह से ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। चलो तो इस बारे में अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो भाई देखो इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ एग्जाम्पल दे के रखे हुए हैं, जिसमें पहले इलेक्ट्रोलिसिस किसका बता के रखा हुआ है, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन का। अब अगर जब कभी भी NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस की बात की जाती है तो कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस होता है सर, बहुत सिंपल सा है। NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस जब कभी भी आपको परफॉर्म करवाना होगा तो आपको हमेशा इसको 2 पार्ट में लेना पड़ेगा, NaCl, और साथ ही साथ में आपको H2O भी लेना पड़ेगा। तो भाई जब कभी भी मैं बात करता हूं NaCl की तो ये होगा आपके पास सॉलिड स्टेट में। जब आपने इसको पानी में मिलाया तो ये क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव एक्वस, प्लस यहां पर आ जाएगा आपके पास में OH नेगेटिव एक्वस। ठीक है, ये वाली घटना आ जाएगी। साथ ही साथ में आपके पास में अगली कहानी पे क्या होगा सर, इसको आप डायरेक्ट ऐसा ही यूज नहीं कर सकते, आपके पास में H2O होगा लिक्विड, जो कि क्या बनाएगा, H पॉजिटिव एक्वस, प्लस साथ ही साथ में क्या बना देगा रे भाई, ये बना देगा OH नेगेटिव एक्वस। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ घटना आपके पास में फॉर्म हो जाएगी। इसको OH काहे लिख रहे भैया, इसको तो Cl नेगेटिव लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव, और इसका बन जाएगा
एक्वस फॉर्म। तो कृपया इस बात को ध्यान रखना, इस तरह से ब्रेकडाउन होगा। अकेले अकेले कुछ नहीं हो सकता, जिस प्रकार हिंदी में कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहां NaCl अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। सेम उसी तरह से अगर कॉपर सल्फेट का आपको इलेक्ट्रोलिसिस करना है, क्या बोल के रखा है, यूजिंग प्लेटिनियम का इलेक्ट्रोड। अब यहां पर इस बात को भी मैं जरा मेंशन कर दूं कि जो प्लेटिनियम का इलेक्ट्रोड होता है वो क्यों यूज किया जाता है। ध्यान रखना, प्लेटिनियम की खासियत होती है कि ये जो होता है ये इनर्ट नेचर का होता है। इनर्ट नेचर का होने की वजह से यहां पर ये केमिकली रिएक्ट नहीं करेगा। और जो हम लोग देखते हैं जिंक की इलेक्ट्रोड या फिर कॉपर की इलेक्ट्रोड का एक ड्रॉबैक होता है कि जैसे जैसे सेल अपनी रिएक्शंस प्रोवाइड करते जाता है या फिर बोला जाए केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है, तो जिंक या कॉपर की इलेक्ट्रोड धीरे धीरे करके खत्म होने लग जाती है। परंतु प्लेटिनियम के साथ ऐसा नहीं है, इनर्ट बिहेवियर की वजह से इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। सो फॉर दैट रीजन प्लेटिनियम आयंस में ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है। तो इस वजह से सारा फोकस किसके ऊपर होता है, कॉपर सल्फेट के ऊपर। तो आपके पास में रखा हुआ CuSO4 ब्रेकडाउन हो जाएगा Cu2 पॉजिटिव एक्वस प्लस SO4 2 नेगेटिव एक्वस के रूप में, ठीक है। इस तरह से सिंपल सा ब्रेकडाउन हो गया। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग द इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स में आप लोग यहां पर क्या क्या यूज कर सकते हो सर, एक चीज तो अभी देख ली, प्लेटिनियम, इसके अलावा निकल या फिर क्या कर देते हैं हम लोग पैलेडियम, इनका उपयोग कर सकते हैं क्योंकि ये गैसों का एड्सॉर्प्शन भी कर लेते हैं, साथ ही साथ में यहां पर ये ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। इस वजह से क्या होता है, इनका यूज करना बहुत आसान होता है। सोडियम सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करना है तो सर बहुत आसान है। सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4, ब्रेकडाउन करने पर आपको मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ Na2 पॉजिटिव Na पॉजिटिव एक्वस प्लस SO4 2 नेगेटिव, यहां पर ये भी क्या हो जाएगा, एक्वस हो जाएगा। तो ध्यान रखना, सिंपल से इस तरह से क्या होते हैं, इनके इलेक्ट्रोलाइसिस परफॉर्म होते हैं। नाउ बात कर लेते हैं आगे, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे बात की जाती है तो 5 एप्लीकेशंस आपके सामने बता के रखी गई है। इजी सी एप्लीकेशन है। सबसे पहले क्या आता है, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अब यहां पर अगर तुम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ के रखा हुआ है, जो कि ऑब्वियस बात है भैया अपलोड हो गया है, और उसका एक कॉन्सेप्ट रहता है नॉर्मेलिटी, तो उस नॉर्मेलिटी में मैंने पूरी तरह से समझाया है कि भैया ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है। वो पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ा है तो एक बार फिर से आपको रिकॉल करवा देता हूं कि जब कभी भी इस इक्विवेलेंट मास या फिर इक्विवेलेंट वेट की बात की जाती है तो भैया इसके लिए आपके पास में जो फॉर्मूला होता है वो होगा मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन में आ जाता है n फैक्टर, या कई जगह पर इसको वैलेंसी फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। अब बहुत आसान है रहिए, कोई इतना बड़ा थोड़े ना सा कोई हवा है। देखो n फैक्टर क्या होगा, कहानियों किताबों में बहुत सारी चीजें बोल के रखी हैं कि ये n फैक्टर वो n फैक्टर, परंतु एक सिंपल सी बात बताता हूं n फैक्टर एक्चुअल में होता क्या है। भाई एक बहुत सिंपल सी चीज है, इसको मैं बोलता हूं n फैक्टर। जब भी पढ़ना है तो याद रखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं वो आप n फैक्टर में कंसीडर करोगे। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करता हूं NaCl की, तो ऑब्वियस बात है जब आप इसको ब्रेक डाउन करते हो तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव मिलता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, इसलिए यहां पर जो n फैक्टर होगा वो कितना हो जाएगा, 1। उसी तरह से अगर मुझे बात करनी है सल्फ्यूरिक एसिड की, H2SO4 की, तो ये ब्रेक डाउन हो रहा है ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा था सर, इसके अंदर हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, इसीलिए n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह से अगर तुमको हाइड्रोजन गैस का n फैक्टर पूछा जाए तो ये क्या होगा सर, अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसी वजह से एज अ एग्जांपल के तौर पे इसको मैंने यहां पर लेके रखा हुआ है। हाइड्रोजन गैस को जब आप ब्रेक डाउन करते हो तो ये ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव में ब्रेक डाउन होता है और 2 इलेक्ट्रॉनों को रिलीज कर देता है। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करा है तो यहां पर n फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। और वहीं पर अगर किसी ने मुझसे पूछा
वैसे कोई मुझसे वैसे पूछता नहीं है ये वाला पार्ट, फिर भी बता देता हूं मैं कि ऑक्सीजन गैस का एन फैक्टर क्या होता है। तो ध्यान रखना, ऑक्सीजन गैस के साथ में समस्या यह है कि जब इस O2 को फॉर्म करा जाता है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आप क्या करते हो, सामने वाले से गेन कर लेते हो। ठीक है, अब इसको आपने ट्वाइस ऑफ O में कर दिया तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, तो ये क्या करता है, तब जाके यहां पर अपने आप को ऑक्टेट कंप्लीट कर पाता है। अगर आप इसको ब्रेक डाउन करोगे तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन छीनने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन छीन लिए तो क्या हो गया, आपके पास में 4 इलेक्ट्रॉन यहां पे फॉर्म हो गए। इसलिए यहां पर जो एन फैक्टर होता है ऑक्सीजन गैस का, वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इक्विवेलेंट मास बराबर क्या होता है, मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर हो जाएगा। बस अब जैसे तुमको ऑक्सीजन का निकालना है तो ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होगा, गैस का, हाँ 32 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 4 हो जाएगा। 32 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो 8 चौक 32, तो यहां पर इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा, इसका 8 आ जाएगा। तो बस इतना सा करना रहता है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। इक्विवेलेंट मास बराबर क्या होता है, मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर। और एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, उससे निकाला जाता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं सर, इलेक्ट्रोमेटलर्जी चैप्टर में भी इसका यूज किया जाता है। चैप्टर में क्या यार, उसी के अंदर इलेक्ट्रो जो आपके पास में रिफाइनिंग होती है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी आपके पास में, मेटलर्जी एक वो प्रोसेस होती है जहां पर आप मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हो या साफ करते हो फ्रॉम डिफरेंट जो प्रोसेसेस होती हैं उससे। तो उसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करा जाता है तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोमेटलर्जी, जहां पर जनरली एल्यूमिनियम वगैरह ये इलेक्ट्रोमेटलर्जी से आप एक्सट्रैक्ट करते हो। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नॉन मेटल्स बाय इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, आप इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हो, जैसे आप यहां पर आयंस में ब्रेक डाउन करते हो तो ब्रेक डाउन करते टाइम पर क्या करा जाएगा, नॉन मेटल्स को भी यहां पर तोड़ा जाता है, क्योंकि मेटल्स जो रहते हैं वो अपने आयनिक कंपोजिशन की वजह से चिपक जाएंगे और नॉन मेटल्स होंगे वो साइड हट जाएंगे। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स आसान है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मतलब क्या, जब आप रिफाइन करने की बात करते हो अगेन करंट का उपयोग किया जाता है जिससे कि आप चीजों को कर सकते हो रिफाइनिंग। और पांचवा बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला आपके पास में प्रोसेस होता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस प्रकार की जाती है, जब कभी भी किसी एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर्स चढ़ा दी जाती है, दैट फिनोमिनन इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो यहां पर पांचवा वाला पॉइंट याद रखना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ के रखा हुआ है। तो सेम वह भी क्या होता है, आपके पास में एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस होता है। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। और अगर ये वाले पॉइंट सारे समझ में आ गए और उसके बाद में, अच्छा मैं एंड बोलने वाला था, एक टॉपिक तो छूट ही गया। क्या था टॉपिक, ये टॉपिक था आपके पास में इफिशिएंसी ऑफ करंट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है जरा बात कर लेते हैं। तुम लोगों ने एक एग्जांपल देख के रखा होगा कि तुम्हारे घरों के अंदर जब ठंड में वो पानी गर्म करने वाली रॉड का यूज किया जाता है ना, तो घर वाले एक चीज बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि बोले ठीक है भैया पानी गर्म करने की रॉड लगा तो रहे हो, पर ये चीज ध्यान रखना कि कहीं उससे इतना ज्यादा लोड ना आ जाए कि भैया हमारे घर में जो बिजली का बिल है वो बहुत ज्यादा राइज कर जाए। बोलते कि नहीं बोलते हैं, बोलते हैं घर वाले। अगर ये बात आपके घर वाले बोलते हैं तो ध्यान रखना ये चीज कहीं ना कहीं रिलेट करती है किससे, इफिशिएंसी ऑफ करंट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस से ही। अब देखो परसेंटेज करंट इफिशिएंसी निकालना है आपको, कोई बहुत बड़ा यहां पर काम नहीं होता है। मैंने हर बार बोला है, बस एक फॉर्मूला याद रखो। क्या फॉर्मूला होता है आपके पास में, आउटपुट अपॉन में इनपुट, ये करना है। और इफिशिएंसी हुआ तो आपको क्या कर देना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना ताकि परसेंटेज के रूप में आ जाए। इनपुट में क्या होता है, एमीटर करंट। एमीटर करंट मतलब क्या, जितना करंट तुम उसे दे रहे हो वो दिखाई दे रहा है, तो वो जो रीडिंग आपके पास में नोट हो रही है दैट इज एमीटर करंट। और आउटपुट में क्या होता है, इफेक्टिव करंट। भाई करंट तुम दे तो ज्यादा रहे हो परंतु उसमें से उपयोग कितना हो रहा है, कितनी वैल्यू वहां पर यूज हो रही है, दैट इज नोन एज इफेक्टिव करंट। तो परसेंटेज करंट इफिशिएंसी का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला याद रखने, आउटपुट अपॉन इनपुट। इनपुट में गया एमीटर करंट, आउटपुट में क्या गया, इफिशिएंसी करंट। ठीक है जी,
क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? और अगर ये बातें हो गई क्लियर और अगर ये समझ में आ गया है तो भाई साहब इसी के साथ में ही ये लेक्चर भी हो चुका है एंड। और ये लेक्चर के एंड होने के साथ ही साथ में भैया अगर तुम लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ ही साथ में सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक चैनल तो सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही साथ में भैया अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर दिया करो, ठीक है जी। चलिए इसके बाद में वैसे हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है फैराडेज लॉ का, तो उसको बिल्कुल मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ होता है। और अगर आपको और भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है या और भी कुछ आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हो कमेंट्स, ठीक है। इसी के साथ में वीडियो का करते हैं एंड, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।